तो आज हम इकोनॉमिकल लेक्चर नंबर 17 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बजट स्टार्ट करा था। ओके, अब और हमने फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट इन सबको कवर कर लिया था। ठीक है, अब ज़्यादातर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया कि जो फिस्कल डेफिसिट है गवर्नमेंट का वो कंसिस्टेंट है, मतलब उसकी वैल्यू ऊपर नीचे नहीं हो रही है, वो कंसिस्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, करेक्ट। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, हम अभी देखें यहाँ पे 2024-25 का, तो यहाँ पे 13, 14, 15, 17, 18, 19 यहाँ तक तो बराबर चला है। लेकिन 20, 21 पर एकदम से यहाँ पे हमें फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। इसका रीज़न क्या है? ऑब्वियसली बात है, कोविड आया था इस टाइम पे, कोविड-19। ठीक है, और फिर वापस से जैसे ही कोविड खत्म हुआ उसके बाद धीरे धीरे वापस से फिस्कल डेफिसिट जो है कम होने लग गया। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? तो फिस्कल डेफिसिट होता है इस साल, प्रेजेंट ईयर में गवर्नमेंट जितना बोरो कर रही है, गवर्नमेंट ने जितना बोरो करा है उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब यहाँ पे जब गवर्नमेंट बोरो करती है फिस्कल डेफिसिट में, गवर्नमेंट जब भी बोरो करती है तो ज़्यादातर वो करती है इंटरनल मार्केट से, इंडियन मार्केट से, इंटरनल मार्केट से। और इसका रीज़न क्या है? तो करेंसी फ्लक्चुएशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि यूएस, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने यूएसए से, इंडियन गवर्नमेंट ने यूएसए से डॉलर में जो है लोन लिया। अब जब इंडियन गवर्नमेंट वापस से रीपेमेंट करेगी तो हो सकता है कि जो रुपये की प्राइस है वो गिर चुकी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरनल मार्केट की, इंटरनल मार्केट की, तो यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट रुपये में लेगी और रुपीज़ में ही जो है अपना लोन जो भी कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इशू एक सॉल्व हो जाता है हमारा। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो हमारे पास है पब्लिक डेब्ट। मतलब क्या? जब गवर्नमेंट बोरो करती है, किसी भी मार्केट से गवर्नमेंट पैसे उठाती है, तो काफ़ी सारे डेब्ट, मतलब क्या, लाइबिलिटीज़ होती है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी सारी लाइबिलिटीज़ होती है कि गवर्नमेंट को इतना पैसा आगे चल के दूसरे को देना है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक डेब्ट। ठीक है, अब पब्लिक डेब्ट यहाँ पे क्या होता है? जब गवर्नमेंट मार्केट से बोरो करती है, गवर्नमेंट मार्केट से लोन उठाती है, लोन लेती है और उसको चार्ज और पे करती है किससे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। मतलब गवर्नमेंट जितना भी लोन देती है वो कहाँ से पे होता है? ऑफकोर्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, अब कंसोलिडेटेड फंड इंडिया में क्या क्या आता है? तो इंटरनल डेब्ट आती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती है, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती है, एक्सटर्नल डेब्ट आती है। तो ये सब हमें जो है पब्लिक डेब्ट में देखने को मिलता है। अब इसके फीचर्स की बात करें तो जो आउट ऑफ सेंट्रल डेब्ट ओनली फ्रैक्शन ऑफ इट इज एक्सटर्नल, मतलब है फीचर्स में अभी हमने समझा कि गवर्नमेंट ज़्यादातर इंटरनल मार्केट से उठाती है पैसे, लोन बोरो करती है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल डेब्ट फ्रैक्शन काफ़ी कम रहता है, 4-5% का ही रहता है। ठीक है, और कभी कभी उससे भी कम। द गवर्नमेंट आल्सो इज अ पोर्टफोलियो ऑफ मेजोरिटी लॉन्ग टर्म टेन्योर बॉन्ड्स। मतलब क्या? गवर्नमेंट जब भी लोन लेती है तो लॉन्ग टर्म के लिए लेती है, कि ऑब्वियसली बात है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए आपको कम से कम 5-6 साल लगते हैं। अगर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट लोन लेगी तो रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है नहीं, उसके कंस्ट्रक्शन के बाद जो गवर्नमेंट से टैक्स कलेक्ट करेगी वो भी अभी नहीं हुआ है, उससे पहले ही गवर्नमेंट को अपना ईएमआई पे करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लोन को पे करना पड़ेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म लोन और टेन्योर बॉन्ड्स देती है। इसके बाद द गवर्नमेंट डेब्ट इज कैरेक्टराइज बाय लो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ऑब्वियसली बात है, लो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रहता है। इंडियाज पब्लिक डेब्ट इज लोअर देन मैनी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पब्लिक अकाउंट पे। अब पब्लिक अकाउंट यहाँ पे क्या होता है? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यहाँ पे ओपन कराती है आपसे अकाउंट। अब आप उसमें कुछ अमाउंट जो है इस प्रोविडेंट फंड में डालते हो, एक टाइम बाद जो है गवर्नमेंट आपको वापस से पे करती है कुछ अमाउंट, करेक्ट, आपकी पेंशन प्रोवाइड करती है। अब ये गवर्नमेंट के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। गवर्नमेंट के लिए क्या है? लाइबिलिटी। सेम किसान विकास पत्र गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो किसान कुछ अमाउंट जो इस किसान विकास पत्र में डालता है, कुछ 4-5-10 साल बाद इसको जो है
अमाउंट मिलता है, सर्टेन अमाउंट, ठीक है। तो एक तरह से गवर्नमेंट के लिए ये लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये भी पब्लिक अकाउंट आता है, ये भी गवर्नमेंट की लायबिलिटी है। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लोन लेना था, ठीक है। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करती है तो वो फिस्कल डेफिसिट में दिखता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब बोरो करती है तो फिस्कल डेफिसिट में दिखता है, करेक्ट। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखाना नहीं चाहती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम फिस्कल डेफिसिट में अपने बोरोइंग्स नहीं दिखाएं। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बोरो करने की बजाय जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, तो गवर्नमेंट की जो पब्लिक कंपनीज, गवर्नमेंट ओन कंपनीज रहती हैं, उनको बोल दे कि आप जो है आप बैंक से लोन उठा लो, आप कहीं से लोन ले लो, ठीक है। तो ये काय में आएगा, ये जब सब आएगा NHAI, ये आएगा अलग से रहेगा एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज में, ठीक है। ये फिस्कल डेफिसिट में नहीं दिखेगा, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट ने यहाँ कंपनीज ने लोन लिया है, तो अब जब ये कंपनीज ने लोन लिया है तो इसको पे कौन करेगा, चुकाएगा कौन वापस? ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट इसकी ऑनर है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑफ बजट लायबिलिटीज। अब इसका रीज़न होता क्या है कि NHAI लोन उठा ले, फॉर एग्जाम्पल ले ले कि क्योंकि जब गवर्नमेंट लोन लेती है और बोरो करती है मार्केट से, तो उनको पे करने के लिए, वापस से लोन को रिटर्न करने के लिए गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यहाँ पे पैसे निकालना पड़ते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट यहाँ उसके लिए आपको बजट पास कराना पड़ेगा, बजट के बाद आपको वोटिंग होगी, उसके बाद पैसे मिलेंगे। अब गवर्नमेंट ये प्रोसेस को स्किप करना चाहती है बजट की, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बोलेगी आप BSNL से लोन ले लो, BSNL लोन लेगा और गवर्नमेंट अगले साल के बजट में इसको भी पे कर देगी, ठीक है। एक इसी तरह निकाल गवर्नमेंट इसको पे कर देगी, ओके। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ऑफ बजट लायबिलिटीज। अब जो ऑफ बजट और ये जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होती, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जब शो करते हैं तो उसमें ये दिखता नहीं है। NHAI जो गवर्नमेंट कंपनीज ने लोन ले रखा है वो नहीं दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2023 के बाद से क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है ऑफ बजट लायबिलिटीज को, मतलब कंपनीज यहाँ पे लोन नहीं लेती। ऑब्वियसली बात है फिस्कल डेफिसिट हमें यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट में असर पड़ता है कि एक्चुअल रियलिटी में फिस्कल डेफिसिट में इसको ऐड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहती है, ओके। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट जो है ऑफ बजट लायबिलिटीज को बिल्कुल बंद करे, तो गवर्नमेंट ने 2023 के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन स्टेट्स अभी भी इसको कंटिन्यू रखा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जो स्टेट्स है वो भी ऑफ बजट लायबिलिटीज को बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर दे, ठीक है। और या फिर इसको अपने एक लिमिटेड पोर्शन में रखें, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे नेट बोरोइंग सीलिंग एक लॉ और एक एक्ट लाती है, जिसके अंडर क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको अपने GSDP के अंदर 3% तक का लोन यहाँ पे फिक्स करा गया है, मतलब कि आप 3% तक का बोरो कर सकते हो। GSDP मतलब क्या होता है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इतना तक का आप जो है मार्केट से बोरो कर सकते हो, 3% तक का, ठीक है। तो सीलिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। द नेट बोरिंग सीलिंग इज अ फिस्कल पॉलिसी टूल इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट हाउ मच स्टेट्स कैन बोरो ईच फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर में स्टेट गवर्नमेंट कितना बोरो कर सकती है, इंश्योरिंग फिस्कल डिसिप्लिन एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। अब हमने जितना भी सब पढ़ा है, पब्लिक अकाउंट, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस, यहाँ पे फिर पब्लिक डेप्ट, इन सबको टोटल मिलाकर बनता है टोटल लायबिलिटीज। मतलब ये सब गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटीज हैं, एक टाइम पे गवर्नमेंट को उसको वापस से पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिस्कल डेफिसिट के एक और चीज़ होती है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या मतलब, आपका एक्सपेंडिचर कम है और आपका खर्च जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है। अब ऐसा इंडिया के केस में तो नहीं होता है, लेकिन जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, दुबई, यहाँ सऊदी अरेबिया, कतर, यहाँ पे चूँकि ऑयल एक्सपोर्ट, ऑयल काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से क्या है,
गवर्नमेंट के पास एक्सेस रेवेन्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट चलते हैं और हम FRBM पे। तो FRBM क्या होता है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। मतलब क्या, नाम से समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनको अपना फिजिकल मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज किस तरह मेंटेन करना चाहिए, अपने फिजिकल डेफिसिट को कम करना चाहिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या क्या स्कीम्स लाना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें एक रिपोर्ट गवर्नमेंट पब्लिश करती है जिसको बोलते हैं हम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये बजट में ही रिप्रेजेंट करी जाती है बजट के टाइम पे। ठीक है, तो लाइक हो जाती है इन ऑर्डर टू इंश्योर देयर आर नो एक्सेस यूज ऑफ फाइनेंस, मतलब एक्सेस फाइनेंस का यूज ना हो। अब यहाँ पे दो टर्म्स आती है, फिजिकल प्रूडेंस और फिजिकल प्रॉफिलिगेसी। ठीक है, तो फिजिकल प्रूडेंस क्यों लाया जाता है, मतलब क्या कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए जो कि सस्टेनेबल हो, फाइनेंस को गवर्नमेंट को सस्टेनेबल बनाए। फॉर एग्जांपल LPG सब्सिडी। अब गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में इनिशियल में क्या करा था कि सभी को LPG सब्सिडी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, सभी लोगों को LPG सब्सिडी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी, लेकिन आगे चल के इसको क्या करा, आइडेंटिफाइड हाउसेस को ही प्रोवाइड करी। मतलब क्या, जो लोग गरीब है उन्हीं लोगों को जिसको ज़रूरत है सब्सिडी की, उन्हीं को जो यहाँ पे LPG सब्सिडी प्रोवाइड करी। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंस को बचाया, करेक्ट, फाइनेंस को बचाया। इसी को क्या बोलते हैं हम, फिजिकल प्रूडेंस, फिजिकल प्रूडेंस। अब एक एग्जांपल देते हैं फिजिकल प्रॉफिलिगेसी का। मतलब क्या कि आप अपने फाइनेंस को अनसस्टेनेबल वे में मैनेज कर रहे हो, अपने फाइनेंस को अनसस्टेनेबल वे में मैनेज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल वुमेन्स के लिए आप फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अलाउ कर दो वुमेन्स के, लेकिन यहाँ पे कुछ वुमेन तो ऑलरेडी IT में वर्क कर रही है, काफ़ी अच्छी और बड़ी कंपनीज में, गूगल में वर्क कर रही है, 40 लाख पर ईयर उनकी सैलरी है। तो इन लोगों को फ्री ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। जो पुअर वर्कर्स है, जो पुअर वुमेन है, माइग्रेटरी लेबर्स है, उनको यहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, ना कि सारी वुमेन्स को जो काफ़ी रिच भी है, करेक्ट। अब जब गवर्नमेंट सारी वुमेन को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनके जो बजट है उसमें अफेक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, फिजिकल फाइनेंसेस अनसस्टेनेबल और फिजिकल प्रॉफिलिगेसी, मतलब अपने फाइनेंस को बिल्कुल अच्छी तरह से मैनेज नहीं करना। अब ये क्या क्रिएट करता है फिजिकल प्रॉफिलिगेसी से, क्रिएट इंटर जनरेशनल पैरिटी। मतलब क्या, चलो ठीक है आपने ये स्कीम तो लॉन्च कर दी, अब आप अगली बार दूसरी गवर्नमेंट आई, ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट अभी लोन प्रोवाइड नहीं करेगी, आपने जो खर्चा इतना बड़ा करा है उसका नतीजा नेक्स्ट गवर्नमेंट को ही भुगतना पड़ेगा, करेक्ट। कि आपने ऑब्वियसली बात है जब ये प्रोवाइड करा है ट्रांसपोर्टेशन का, तो गवर्नमेंट बोरो करती काफ़ी सारा मार्केट से। अब आपने बोरो तो कर लिया है, फाइनेंस को अच्छे से मैनेज नहीं करा है, कैपिटल बनाई नहीं है, उसकी वजह आपने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सब में बस फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया, तो गवर्नमेंट को अब नेक्स्ट गवर्नमेंट को यहाँ पे लोन तो चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटर गवर्नमेंट जनरेशनल पैरिटी यहाँ पे क्रिएट होती है। ठीक है, अब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट FRBM में गवर्नमेंट क्या क्या शो करती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को टारगेट दिया गया है कि गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट को 3% तक और रेवेन्यू डेफिसिट को 0 तक लाना है। अब यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट 0 मतलब क्या होता है कि एसेट क्रिएशन यहाँ पे हो रहा है, आप फालतू की चीज़ों में अपना जो रेवेन्यू है वेस्ट नहीं कर रहे। जब भी अगर मार्केट से बोरो कर रहे हो, तो आप कैपिटल क्रिएशन में उसकी हेल्प, कैपिटल क्रिएशन में लगा रहे हो। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट 0 का मतलब होता है एसेट क्रिएशन। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट को बोला है कि आप पर ईयर अपना टारगेट सेट करो। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल डेफिसिट हर साल जो है 0.3% कम करो और रेवेन्यू डेफिसिट आप हर साल जो है 0.5% कम करो। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे गवर्नमेंट को बोला गया है कि गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि हर साल जो है फिजिकल डेफिसिट पे फोकस करे। फॉर एग्जांपल 2020 नॉर्मल था, लेकिन एकदम से 2021 में यहाँ पे कोविड आ जाता है। अब गवर्नमेंट इस टाइम पे जो है कोविड पे ज़्यादा फोकस करेगी या फिर अपने फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने में, तो ऑब्वियसली बात है कोविड को मैनेज करेगी।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सर्कमस्टेंसेस में, सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में यहाँ पे गवर्नमेंट जो है फिजिकल डेफिसिट को छोड़ सकती है, मतलब इस पर ध्यान नहीं दे सकती है। इसकी जगह आप कोविड जो भी डिजास्टर आया है, बाढ़ आई है, तो उस पर फोकस करो, ठीक है। इसके बाद आरबीआई को प्राइमरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करने से मना करा गया। मतलब क्या कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में आती है तो आरबीआई उनको डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकती इनिशियल स्टेज में, ठीक है। उसको कोई मार्केट या प्राइवेट पर्सन ही परचेज करेगा, ठीक है। यहाँ पे आरबीआई इसको परचेज नहीं करे। उसके बाद मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट 3 ईयर रोलिंग टारगेट्स, मतलब क्या कि हर 3 साल में फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट, इन सब का टारगेट सेट करो, ठीक है। हर 3 साल में इसको रोल करो, रिवाइज करो, ठीक है। इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मतलब क्या कि आपकी जीडीपी कैसी ग्रोथ कर रही है, जीडीपी कितनी ग्रोथ कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कैसी है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, ये सब का आप एक तरह से रिपोर्ट में प्रेजेंट करो, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट यहाँ पे दो। इसके बाद फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, मतलब नेक्स्ट ईयर जो आप अपनी क्या पॉलिसी अपनाओगे ताकि अपने फिजिकल डेफिसिट जो है मेंटेन कर सको, ठीक है। काफ़ी सारे फंक्शंस, प्रोग्राम्स जो भी आप लाओगे उसको हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। अब ऑब्वियसली बात है, एफआरबीएम लाया गया तो उसको देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए बाद में एनके सिंह कमेटी रिकमेंडेशंस यहाँ पे लाई, एक एनके सिंह कमेटी बिठाई जाती है जो ये रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है। तो इसी को हम एफआरबीएम रिव्यू कमेटी भी बोलते हैं। तो यह कमेटी क्या बोलती है कि वी शुड आल्सो टारगेट पब्लिक डेब्ट, मतलब क्या कि गवर्नमेंट जब भी टारगेट करती है पब्लिक को शो कराने के लिए तो हमेशा फिजिकल डेफिसिट दिखाती है, फिजिकल डेफिसिट दिखाती है। लेकिन अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है ऑफसेट लाइबिलिटीज, ऑफसेट बजट लाइबिलिटीज, ये यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट में इंक्लूड नहीं होती, करेक्ट। यहाँ पे साथ ही में गवर्नमेंट जो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है और दूसरी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा बजटरी स्कीम्स पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करो, रिकमेंडेशन इनके सिंह कमेटी देती है कि आप पब्लिक डेब्ट को भी टारगेट करो, जिसमें टोटल जो है 60%, मतलब क्या जो आपकी पब्लिक डेब्ट है 60%, सेंटर को अपनी 40% कम करना है और स्टेट को अपनी 20%, तो दोनों का मिला के कितना हुआ 60%। अपने आप ईयरली टारगेट सेट करो, मतलब क्या हर साल आप कितना पब्लिक डेब्ट को कम करोगे, ठीक है। उसी के बाद ऑटोनोमस फिजिकल काउंसिल आप सेटअप करो जिसमें एक्सपर्ट रहेंगे जो पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको बजट कैसे मैनेज करना है, फिजिकल डेफिसिट कैसे कम करना है, ये सब के बारे में, ओके। लेकिन इसको अभी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं करा है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा है। रीज़न है क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास ऑलरेडी जो है फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी है, तो हमें इसकी ज़रूरत, एक्स्ट्रा काउंसिल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वापस से बोला गया कि किसी मेजर सर्कमस्टेंसेस में अपने टारगेट से डिविएट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाढ़ आई या फिर कोई वॉर सिचुएशन हो गई, कोविड-19 का सिचुएशन, महामारी के टाइप की सिचुएशन हुई, तो इस टाइम पे आप जो है इसको डिविएट कर सकते हो, इससे हट सकते हो। लेकिन इस टाइम पे अपना फिजिकल डेफिसिट कितना बढ़ाना है आपको, तो 0.5%। तो फॉर एग्जांपल 3% का फिजिकल डेफिसिट और पब्लिक डेब्ट चल रही है, तो इसको आप बढ़ाते बढ़ाते 3.5 तक ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे रिकमेंडेशंस एनके सिंह कमेटी यहाँ पे प्रोवाइड करती। इसके बाद आगे देखते हैं लास्ट टॉपिक, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 सेटअप होती है। प्रेसिडेंट हर 5 साल में इसको बनाते हैं। 5 मेंबर्स होते हैं जिसमें 1 चेयरमैन और 4 दूसरे मेंबर्स होते हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस, मतलब क्या काम करती है, तो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल अगर प्रीलिम्स में आए कि सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट वर्क यहाँ पे फाइनेंस कमीशन का क्या है, तो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस, मतलब स्टेट और सेंटर में टैक्स कैसे बंटना चाहिए, कितने पोर्शन में बंटना चाहिए। फॉर एग्जांपल 15th फाइनेंस कमीशन, इसके पहले जो सेटअप हुई थी, उसने कहा था 41% टैक्स जो है स्टेट को मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ग्रांट इन एड टू स्टेट, मतलब स्टेट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स प्रोवाइड कराती है वो, और मेजर्स
नीडेड टू ऑगमेंट कंसोलिडेटेड फंड, मतलब आप कंसोलिडेटेड फंड को किस तरह बढ़ा सकते हो, वो स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस करती है। ठीक है, अब फाइनेंस कमीशन में क्या होता है, जब जो टैक्स प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट में, स्टेट और सेंटर में टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो आता है डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस के अंडर, जिसमें सेस और सरचार्जेज नहीं आते हैं। ठीक है, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में सेस और सरचार्ज नहीं आते हैं। अब हम यहाँ पे टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, डिवोल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या मतलब, स्टेट टू सेंटर और सेंटर टू स्टेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे वर्टिकल डिवोल्यूशन में क्या होता है कि खर्चे, एक्सपेंडिचर जो है सबसे ज़्यादा स्टेट का होता है, मतलब स्टेट जो है सबसे ज़्यादा खर्चा करती है। तो म्यूनसिपालिटी देखनी है, क्लीनिंग, सैनिटरी टेस्ट, ये सब कराना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खर्चा किसका रहता है, स्टेट का एक्सपेंडिचर खर्चा सबसे ज़्यादा रहता है, लेकिन सेंटर जो है सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करती है। तो हमें यहाँ पे वर्टिकल इम्बैलेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी वर्टिकल इम्बैलेंस को हटाने के लिए यहाँ पे वर्टिकल डिवोल्यूशन, मतलब स्टेट और सेंटर में किस तरह इक्वल पार्ट में कितने अच्छे तरह से स्टेट और सेंटर में टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल स्टेट, एक है मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, और एक है मुंबई, महाराष्ट्र और कर्नाटका। अब क्या इन सब में बराबर से टैक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं। क्यों? यहाँ की पॉपुलेशन अलग है, यहाँ की टेरेन अलग है, यहाँ पे रेवेन्यू बनाना कितना इजी है, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है। ठीक है, उसके साथ लिटरेसी रेट, ये सब, फॉरेस्ट कवर, आपने डेमोग्राफिक कितना है, शेयर आपको कितना है, तो वो सब देख के यहाँ पे टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन हर स्टेट में होता है। मतलब क्या, अलग अलग स्टेट को अपना अलग अलग शेयर मिलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। मतलब स्टेट की क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक को बेसिस पे ईच स्टेट में, हर स्टेट में अलग अलग टैक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। ठीक है, जो फाइनल फाइनेंस कमीशन थी वो थी 15th फाइनेंस कमीशन, जिसने शेयर रिकमेंड किया था डिविजिबल पूल में से 41% जो है स्टेट को जाना चाहिए, 41% जो है स्टेट को जाना चाहिए।